हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र जो है आपका, उसका वीडियो मैंने काफ़ी आपको दिया हुआ है, जिसमें कूलाम का नियम, आवेश का क्वांटीकरण, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किया। आज डायग्राम वाला न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। बोर्ड पे क्वेश्चन को देख करके आप यह भाप चुके होंगे कि आज हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। आज थोड़ा हम लोग आराम से पढ़ेंगे। आज थोड़ा हमारा तबीयत भी नरम है, तो आशा करता हूँ आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके साथ ही हम लोग क्लास को अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बोर्ड पे एक फिगर बना हुआ है। एक काम करते हैं, डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले, डायग्राम वाले क्वेश्चन को करने से पहले एक टॉपिक था जो छूट गया था। उस टॉपिक का नाम है घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जैसे पेपर में आ गया कि घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आज उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिगर वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन पहले का है जिसको मैंने केवल आधा डिस्कस किया हुआ था। मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, तो आपके लिए चीज़ें आसानी होंगी। अगर आपने कर लिया होगा तो उससे मिला लीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाए होंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अगर पेपर में आ गया तो आप क्या लिखेंगे। देखिए, अगर पेपर में अगर ऐसा आ गया कि घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए, तो चूंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर आप मैथ के हैं तो भी आप क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, और बायो के हैं तो भी आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे। और केमिस्ट्री से आपको एक जानकारी होगा कि हाँ भाई, पदार्थ क्या होता है और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो एक काम करिएगा, जब अगर ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन कि घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए, तो सबसे पहला जो आपका शब्द होगा वो यह होगा कि सर हम जानते हैं कि जो प्रकृति में पदार्थ उपस्थित है, हम जानते हैं कि प्रकृति में जो पदार्थ, हम जानते हैं कि पदार्थ जो प्रकृति में उपस्थित है वह परमाणु से मिलकर बना होता है। वह परमाणु से मिलकर बना होता है। मैं आपको इसको शॉर्टकट में भी समझा सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लिख के समझा दूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति में जो पदार्थ है, वह पदार्थ जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। मतलब ये हो गया कि जो पदार्थ है, अब इसका देखिए मैं श्रृंखला बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, एक श्रृंखला बनाऊंगा, ठीक है, एक श्रृंखला बनाऊंगा, ठीक है। तो श्रृंखला मतलब एक चेन बनेगा, ओके। कैसे बनेगा समझिएगा। जो पदार्थ है, जो क्या है, पदार्थ है, वह किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। इस परमाणु के अंदर क्या होते हैं, परमाणु किससे मिलकर बना होता है, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। इंग्लिश में इसको न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो प्रकृति में जो पदार्थ है, पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और आपको यह जानकारी है
कि परमाणु जो होता है उसके पास क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। और इस नाभिक में कौन कौन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से लूजली बाउंड होता है। लूजली बाउंड मतलब, कहने का मतलब है कि बहुत ये कह सकते हैं कि जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन का जो क्या बोलते हैं जुड़ाव होता है वह क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, बहुत ही क्या होता है, कमजोर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कह सकते हैं कि नाभिक से कैसा होता है, बहुत ढीला बंधा रहता है। कैसा बंधा रहता है, ढीला बंधा रहता है। किससे, नाभिक से। किससे, नाभिक से, दैट इज ए न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से। ठीक, आपने समझाया कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। परमाणु के पास नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में नाभिक से क्या होता है, क्या होता है, नाभिक से बहुत ढीला बंधा रहता है, लूजली बाउंड रहता है। उसके बाद चूंकि एक शब्द लिखा हुआ है घर्षण विद्युत, मतलब कहीं ना कहीं बात हो गई फ्रिक्शन की। तो जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट सी है और एक ऑब्जेक्ट डी है, अभी इनके बीच में मान लीजिए कोई संपर्क नहीं है, हम लिखेंगे नो संपर्क। नो संपर्क। पर जैसे ही इनके बीच में संपर्क होता है, संपर्क होने का मतलब इनके बीच में क्या होती है, घिसावट होती है। सी और डी, इनके बीच में क्या हो रही है, घिसावट हो रही है। घिसावट मतलब इनको रगड़ा जा रहा है आपस में। तो रगड़ने पर होता क्या है दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। घिसावट के बाद क्या होता है, घिसावट के बाद इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का घिसावट के बाद। अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो सी से डी में होगा कि डी से सी में होगा। तो इसका उत्तर यह है कि जिस पदार्थ का, ध्यान दीजिएगा, जिस पदार्थ का कार्यफलन कम होगा, जिस पदार्थ का कार्यफलन कम होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि जो सी है, सी पदार्थ जो है इसका जो कार्यफलन है वह निम्न है, मतलब कम है। और जो डी पदार्थ है इसके पास जो कार्यफलन है उच्च कार्यफलन है। ठीक है, सी पदार्थ का कार्यफलन निम्न कार्यफलन है, कम है डी की तुलना में। डी का जो कार्यफलन है वह उच्च कार्यफलन है। तो पहला प्रश्न यह आता है कि सर कार्यफलन क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भाई पदार्थ है तो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, परमाणु के पास एटम है, परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या है, एक वैद्युत बल काम करता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमको बाहर निकालना है तो उस वैद्युत बल की तुलना में हमें भी क्या लगाना पड़ेगा, कुछ बल लगाना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता हुई, तो उसी न्यूनतम ऊर्जा को कि इलेक्ट्रॉन उस सतह से निकल जाए, उस क्या बोलते हैं
उस परमाणु से जैसे जो क्या बोलते हैं पदार्थ है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है नाभिक से, तो वह इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ की सतह से निकल जाए, तो उसके लिए जो हमको न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहेंगे। अब जैसे मैंने यह कहा कि सी के पास निम्न कार्यफलन है, मतलब ये मैंने कहा कि सी का कार्यफलन डी से कम है, डी का कार्यफलन सी से ज्यादा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सी पदार्थ है उसके जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डी पदार्थ की तुलना में नाभिक से बहुत ही ढीले बंधे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए इसका कार्यफलन क्या है, इसीलिए इसका कार्यफलन क्या है, कम है, क्योंकि ढीले बंधे रहेंगे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी नहीं, आराम से इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल लेंगे। तो जब आराम से निकाल लेंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता हमको कम हुई, तो जब ऊर्जा की आवश्यकता हमको कम हुई तो जो कार्यफलन हो गया वो कम हो गया। अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से बहुत ज्यादा बंधे रहेंगे, मतलब स्ट्रांगली बंधे रहेंगे, तो उनको निकालने में हमको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो कार्यफलन वहां पर ज्यादा हो गया। तो मैंने पहले ही कह दिया कि मान लीजिए दो वस्तु है, दो पदार्थ है सी और डी है, सी का जो कार्यफलन है डी की तुलना में क्या है, कम है। तो कम होने का यह मतलब हुआ कि सी पदार्थ में जो परमाणु है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड मतलब ढीला बंधा हुआ है, इन कंपेरिजन टू, तुलनात्मक रूप से डी पदार्थ की तुलना में, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहां से कहां होगा। तो चूंकि सी का कार्यफलन कम है डी की तुलना में, तो जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वह निम्न कार्यफलन से उच्च कार्यफलन की तरफ होगा। मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वह कहां से कहां होगा, सी से डी की ओर होगा। ये कंफर्म हो गया, इतना कंफर्म हो गया कि सी से डी की ओर होगा, क्योंकि सी का सर ने कहा कि निम्न कार्यफलन है, सी पदार्थ का जो कार्यफलन है वह क्या है, निम्न है, मान लेते हैं। और डी का हमने क्या मान लिया है, उच्च कार्यफलन मान लिया है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहां से कहां हो रहा है, निम्न कार्यफलन से उच्च कार्यफलन की तरफ हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, अब एग्जाम्पल का मतलब ये ले लेता हूं, मान लीजिए कि मैं एक बिल्ली की खाल ले लेता हूं, बिल्ली की खाल ले लिया मैंने, और एक क्या ले लिया, एबोनाइट रॉड ले लिया मैंने। अब बिल्ली की खाल को, जैसे बिल्ली की खाल है मान लीजिए और एबोनाइट रॉड है, और इसको आपने रगड़ा, अब बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, एबोनाइट रॉड में जाएंगे। तो बिल्ली की खाल में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो बिल्ली की खाल में कौन से चार्ज आ जाएंगे, धनात्मक चार्ज आ जाएंगे। और एबोनाइट में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो इसमें कौन से चार्ज आ जाएंगे, ऋणात्मक चार्ज आ जाएंगे। ओवरऑल जब हम चार्ज को जोड़ेंगे, मतलब एबोनाइट रॉड के चार्ज को और बिल्ली की खाल की चार्ज को, तो अगर इधर +3 है इधर -3 है, तो टोटल 0 हो जाएगा। और पहले जब इनका कोई संपर्क नहीं था तो भी 0 था। तो यहां से एक बात समझ में आता है, आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज मतलब ये हुआ कि संपर्क से पहले और संपर्क के बाद जो आवेश होंगे वह समान होंगे। तो जब इनके बीच में संपर्क नहीं था तो कोई चार्ज की बात नहीं थी, कोई आवेश नहीं था। जब संपर्क होता है तो जब टोटल हम सिस्टम का चार्ज जब जोड़ते हैं, निकाय का आवेश जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो पहले का चार्ज 0, बाद का चार्ज 0, मतलब आवेश संरक्षण का नियम क्या हुआ, यहाँ फॉलो हुआ। तो यहां से हम लोग एक कॉन्सेप्ट और समझ लिए कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। अब घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के लिए एक प्रॉपर मैंने आपको बना के दे दिया। तो अगर पेपर में आता है कि घर्षण का विद्युत सिद्धांत क्या है, तो इसका जवाब आप बहुत अच्छे ढंग से देंगे कि सर, जो प्रकृति में पदार्थ होते हैं, पदार्थ तो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और सर परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। सर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। सर प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। सर क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वह परमाणु में नाभिक से प्रोटॉन की तुलना में ढीला बंधे रहते हैं। ये भी सही हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि आप उसके आगे क्या लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे कि भाई सर परमाणु के पास नाभिक होता है, नाभिक के पास सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में विद्युत बल कार्य करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है और प्रोटॉन पर धन आवेश है। सर मान लीजिए सर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का नाम सी है और एक ऑब्जेक्ट का नाम सर डी है।
इनके बीच में शुरू में कोई संपर्क नहीं है। सर मान लीजिए कि इनके बीच में संपर्क हो जाता है, तो जब संपर्क हो जाता है मतलब इनके बीच में घिसावट हो जाती है, घर्षण हो जाता है। तो सर जब घर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। अब सर प्रश्न उठता है कि स्थानांतरण किधर से किधर होगा। तो सर आपने पहले ही कह दिया कि मान लेते हैं कि जो सी पदार्थ है उसका जो कार्यफलन है वह निम्न है। तो सर आपने कार्यफलन के बारे में यह बताया कि किसी भी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। अगर सी का कार्यफलन निम्न है मतलब सी का कार्यफलन कम है डी की तुलना में, इसका यह मतलब हुआ कि ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ी। ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ी इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से बहुत ढीले बंधे हुए हैं, उनको निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता तो है नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत तो होगा नहीं। तो सर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहां से कहां हो गया, सी से डी की ओर हो गया, मतलब निम्न कार्यफलन से सर उच्च कार्यफलन की तरफ हो गया। उसके बाद सर मैंने बिल्ली की खाल लिया और सर एबोनाइट रॉड लिया, और जब बिल्ली की खाल को एबोनाइट रॉड से संपर्क नहीं हुआ तो कुल आवेश कितना है, 0 है, कोई आवेश की उत्पत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही बिल्ली की खाल और एबोनाइट रॉड को हम रगड़ते हैं तो आवेश क्या होता है, बिल्ली की आवेश का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वह बिल्ली की खाल से एबोनाइट रॉड में चले जाते हैं। अब बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो बिल्ली की खाल पे धनात्मक आवेश हो जाता है, एबोनाइट रॉड पे क्या हो जाता है, ऋणात्मक आवेश हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अब ओवरऑल इनका सम जब किया जाता है तो हमें 0 मिलता है। तो जब इनके बीच में संपर्क नहीं है तो कुल आवेश 0, जब संपर्क हो जाता है तो भी कुल आवेश 0, तो आवेश संरक्षण का नियम यहाँ लागू हो जाता है। तो सर इसे ही सर घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। अगर पेपर में आता है घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत तो आप उसको ऐसे इस तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, अब आप से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनको आप ऐसे ही समझाएंगे दोस्तों। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं फिगर से रिलेटेड। हमारी आपकी बात थी कि फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हम लोग घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ने के उपरांत हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, थोड़ा अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों से लिख लीजिए, उसके बाद डिस्कस करने में और ज्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन ये है कि एक समबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है एपीडी। इस त्रिभुज का नाम है एपीडी। इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं एपीडी। 3 शीर्ष कौन कौन से हैं, ए, पी और डी। ये क्या है, 3 शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं। अगर मैं बात करूं चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो अगर यह 5 सेंटीमीटर है एपी तो पीडी भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। और ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न उठ रहा है कि शीर्ष ए पर परिणामी बल बताइए। तो शीर्ष ए पर परिणामी बल हमसे पूछ रहा है और शीर्ष ए पर जो चार्ज है, आवेश है, वह कितना है, +2 माइक्रो कूलम है। अभी जो लगा हुआ है ऐसे करके इसको माइक्रो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें निकालना है ए पर परिणामी बल निकालना है। तो आप इसका जवाब ऐसे देंगे कि इस त्रिभुज में जो पी शीर्ष है, पी शीर्ष पर +3 माइक्रो कूलम का आवेश है और डी शीर्ष पर -3 माइक्रो कूलम का आवेश है, और इन दोनों के कारण इस ए पर कूलम के नियम के अनुसार विद्युत बल लगेगा। और चूंकि ए पर 2 बल कार्य करेंगे, पी पर आवेश के कारण और डी पर आवेश के कारण, तो हमें यह पूछ रहा है कि परिणामी बल बताइए, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है। तो पहले बारी बारी निकालिए। आप लिखेंगे कि शीर्ष पी पर उपस्थित आवेश +3 माइक्रो कूलम के कारण ए पर उपस्थित +2 माइक्रो कूलम पर लगने वाला बल दैट इज F1 बराबर क्या होता है, कूलम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 मतलब कितना हो जाएगा, 3, ठीक है,
माइक्रोकुलाम गुणे 2 माइक्रोकुलाम अपान इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100 मीटर हो जाएगा, तो 5 गुणे 10 घाते -2 मीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 गुणे 10 घाते -2 मीटर का स्क्वायर, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। सेम इसी प्रकार से ए पर पी के कारण लगने वाला बल हो गया, पता चल गया, पी पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाला बल हो गया। अब शीर्ष डी पर उपस्थित आवेश -3 माइक्रोकुलाम के कारण ए पर उपस्थित आवेश +2 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल, दैट इज F2 कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 3 माइक्रोकुलाम इंटू 2 माइक्रोकुलाम अपान इनकी बीच की दूरी सेम 5 इंटू 2 मीटर का स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब चूंकि इसका परिणामी निकालना है, देखिए अभी क्या है ना, जो बल होता है वो सदिश राशि होती है, और आपने ये जो F1 F2 निकाला हुआ है, यह क्या निकाला है, परिमाण निकाला हुआ है। अब यहां से एक थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। ये बताइए मुझे थोड़ा छोटा सा कि यह कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो इसके कारण ए पर जो +2 माइक्रोकुलाम है जो बल लगेगा वह कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा मतलब यह इसको क्या करेगा, धक्का देगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, F1। अब चूंकि यह जो -3 माइक्रोकुलाम है, इस 2 माइक्रोकुलाम को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये आपका यह बल हो गया, दैट इज F2। तो F1 का डायरेक्शन ऐसे हो गया, F2 का ऐसे हो गया, और चूंकि यह जो बल लग रहे हैं वह किस पे लग रहे हैं, शीर्ष ए पर लग रहे हैं, तो इनका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, यह होगा, ध्यान दीजिएगा, उनका परिणामी क्या होगा, यह होगा। अब समबाहु त्रिभुज है, तो जाहिर सी बात है कि यह जो कोण होगा वह कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। और आपको यह भी जानकारी है कि अगर जो लीनियर लाइन अगर ऐसे जा रही है सरल रेखा, तो ये जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 का होता है। तो जब यहां से यहां तक का 60 हो गया, तो ये जो बचेगा ए वाला वो कितना होगा, जाहिर सी बात है 120 अंश का होगा। मतलब F1 में और F2 के बीच का जो कोण होगा वह 120 डिग्री होगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि आप परिणामी बल निकालिए, तो मान लेते हैं कि परिणामी बल क्या है, F है। इस वाले बल को क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। और हम लोग पढ़े हुए हैं पैरालेलोग्राम मेथड, पैरालेलोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप, क्या बोलते हैं, जब सदिश राशि अदिश राशि पढ़े होंगे कक्षा 11 में आप, है ना, तो वहां पर आपको इस प्रकार के चीजों को बताया गया होगा कि परिमाण कैसे निकालते हैं, परिणामी बल कैसे निकालते हैं। तो F बराबर जो आता है कितना आता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और +2 F1 F2 cos थीटा। अब थीटा होता क्या है, तो F1 और F2 के बीच का कोण, तो F1 और F2 के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री, तो आप लिखेंगे 120 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, F बराबर अंडर रूट, अब F1 का स्क्वायर, तो पहली बात आपको F1 पता होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 9 गुणे 10 घाते 9, और यहां लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 1 माइक्रोन मतलब हो गया 10⁻⁶, तो यहां पर 2 माइक्रोन है तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अपान में यहां क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 घाते -2 का ये आपका स्क्वायर है। इसको आप हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, F1 मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, F2 मिलेगा। उसी F1 और F2 की वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे। अब रह गया cos 120 का बात, तो cos 120 के लिए मैं आपकी मदद कर देता हूं। क्या करेंगे आप cos 120 के लिए, कि भाई cos 120 मतलब हो गया 90 + 30, ऐसे लिख सकते हैं। और cos 90 + थीटा कितना होता है, -sin थीटा होता है।
तो माइनस साइन थीटा मतलब हो गया माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितना हो गया माइनस 1/2, मतलब कहीं ना कहीं आपके पास cos 120 का वैल्यू आ गया कितना माइनस 1/2। तो F1 आप यहां से निकालेंगे, F2 आप यहां से निकालेंगे, F1 F2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे, cos 120 का मान मैंने -1/2 बता दिया। अब इस मदद से आप F निकाल लेंगे, जो आएगा उसका अंडर रूट मतलब वर्गमूल निकाल देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा परिणामी बल आ जाएगा। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं जैसे कि आपको क्वेश्चन बताया और कॉन्सेप्ट समझा दिया, प्रोसेस समझा दिया, कुछ चीजें आपको करनी है, आज की बात नहीं है, वो हमेशा करनी है, क्योंकि मैं जाके केवल कैलकुलेशन में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, उतने में मैं आपको नया स्ट्रेटेजी बता दूंगा। मेरा काम है क्वेश्चन के प्रति अंडरस्टैंडिंग, 80% वर्क मेरा, तो 20% आपका भी होना चाहिए। आपको बैठे बैठे सब कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां कैसे करेंगे आप। जैसे कह रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ओपीसी, त्रिभुज ओपीसी, और हम त्रिभुज ओपीसी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज ओपीसी ही कर लीजिए, या इसको ऐसे कर लीजिए कि मैं आपको ऐसे समझाता हूं, त्रिभुज मान करके आप यह मान लीजिए कि 3 आवेश हैं, एक है +5 कूलाम, एक है -5 कूलाम, और इसको मान लीजिए कि ये है 2 कूलाम, एक है 2 कूलाम, ठीक है। अब इनकी जो आपस में बीच की जो दूरी है वह कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर देंगे, एक त्रिभुज का निर्माण कर देंगे। जब त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो क्वेश्चन यह कह रहा है, हमने मान लिया कि यह शीर्ष P है, यह C है और यह O है, तो P पर उपस्थित आवेश +5 कूलाम और C पर उपस्थित आवेश -5 कूलाम के कारण, ठीक है, कारण, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज है, ऐसे से लीजिए, और इस त्रिभुज में P 3 शीर्ष हैं, त्रिभुज का नाम है OPC, और शीर्ष क्या क्या है, P है, C है, O है, और P पे +5 कूलाम है, C पे कितना है -5 कूलाम है, O पर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो चलिए निकालिए, यहां 2 कूलाम नहीं होगा, तो आपको जानकारी है कि मान लीजिए कोई आवेश है, इसके कारण r दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वह कितनी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² आती है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे कि P शीर्ष पर उपस्थित, P शीर्ष पर उपस्थित +5 कूलाम के कारण O पर तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, मैं शॉर्टकट में थोड़ा लिख दिया हूं, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q कितना है +5 और R कितना है, तो यह जो P पॉइंट है, सॉरी यह जो P शीर्ष है, इस O शीर्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यह भी कितना है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 2 सेंटीमीटर 2/100 मीटर, तो 2 गुणे 10 घाते -2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आता है E2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना हो गया 5 अपान, सेम हो जाएगा -2 का
स्क्वायर 2 हो गया। कहीं ना कहीं यहां से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा क्या, E1 बराबर E2 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, तो जाहिर सी बात है यह +5 कूलाम है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, मतलब ये हो गया आपका E1। या माइनस है तो इधर होगी E2, तो जो उनका परिणामी होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, मान लेते हैं E, और आपको परिणामी निकालना आता है, E बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। और क्वेश्चन में एक बात और याद रखिएगा कि अगर यहां 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है, तो चूंकि यह भी 2 सेंटीमीटर है, तो अगर तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हो जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं यह समबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसका एक कोण यह कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो यह पूरा कोण कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका मतलब E1 और E2 के बीच का कोण कितना हो गया, 120 हो गया। और E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है, तो काम करिए, E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर को E1 स्क्वायर लिखिए और E2 की जगह E1 लिखिए, तो ये भी हो जाएगा E1 स्क्वायर। फिर 2E1 E2 है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू E1 E2 जगह E1 लिख दीजिए, तो E1 इंटू E1 तो कितना हो जाएगा, 2E1 स्क्वायर और कॉस थीटा हो गया। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2E1 स्क्वायर और प्लस वहां कितना है, 2E1 स्क्वायर है ही, और कॉस थीटा है, अभी थीटा की वैल्यू मत रखिए, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो 2E1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, कितना हो जाएगा यहां से E अंडर रूट 2E1 स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर में कितना बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, और थीटा क्या है, E1 और E2 के बीच का कोण, यह 60 है तो यह कितना हो गया, 120, तो कॉस कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। और आपको मैंने भी बताया है कि E बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2E1 स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 120 की वैल्यू मैंने निकाला था कितना, -1/2, तो यह कितना हो जाएगा आपका, कॉस 120 की जगह क्या लिख देंगे, 1/2, और एक में से आधा जाएगा तो आधा आएगा, तो अंदर कितना बचा, अंडर रूट 2E1 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और E1 स्क्वायर उसके ऊपर वर्गमूल, तो स्क्वायर वर्गमूल हट जाएगा, कितना बचेगा, E बराबर कितना आ जाएगा, E1 आ जाएगा। अब E1 की वैल्यू जो होगी वही क्या होगी, परिणामी तीव्रता होगी, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिगर बना हुआ है जहां पर A शीर्ष पर 3 कूलाम का आवेश है, B शीर्ष पर 4C कूलाम का आवेश है, और इसका नाम मान लीजिए रख देते हैं P। A से P के बीच की दूरी 2 मीटर है, P से B की बीच की दूरी 2 मीटर है, और एक काम कर लेते हैं कि इस फिगर में ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम रख लेते हैं M। इस M पर 2 कूलाम का आवेश है, तो हमें पता करना है कि 2 कूलाम पर लगने वाला परिणामी बल की गणना करिए। 2 कूलाम कहां पर है, यहां पर है, तो इस पर लगने वाले परिणामी बल की गणना करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ज्यादा हार्ड तो है नहीं। पहले यह बताइए कि इस पर बल लगा कौन सकता है, तो A पर उपस्थित 3 कूलाम बल लगाने के लिए जिम्मेदार होगा, और B पर उपस्थित 4 कूलाम जो है बल लगाने के लिए जिम्मेदार होगा। तो पहले काम करते हैं कि A पर उपस्थित 3 कूलाम के कारण M पर उपस्थित चार्ज 2 कूलाम पर लगने वाला बल मान लेते हैं क्या, F1 कितना आ जाएगा, 1/4πε0, और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो 3 गुणे 2 अपान R स्क्वायर। तो R का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर यह वाला 2 है और यह वाला 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से यह कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, और 25 4 कितना हो गया, 29, तो अंडर रूट 29 हो जाएगा, ये वाला अंडर रूट 29 हो जाएगा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 29 हो जाएगा। ठीक है, तो R स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 29 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, खाली से 29 आ जाएगा। एक सेम
इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल F1, अब इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, तो मान लेते हैं F2 कितना हो गया 1/4πε0, कितना हो गया 4 इंटू 2/r², √29 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 29 ही आएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिगर को समझना है, तो फिगर को समझने के लिए मैं सब कुछ मिटा दे रहा हूं, थोड़ा इस पर हम लोग बात करेंगे। कैसे बात करेंगे फिगर को, अब ये आपको दिमाग में बैठ गया ना कि कैसे क्या है। अब मैं फिगर को समझाना चाहता हूं। ए क्या था, ए था, ठीक है, और इसका नाम मान लीजिए कुछ था ही। यहां पर कितना गुलाम था 3 गुलाम, और यहां पर कितना था 4 गुलाम, और यहां पर कितना था 2 गुलाम। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा 3 गुलाम जो है वह क्या है धनात्मक चार्ज है, धनात्मक आवेश है। 2 गुलाम भी क्या है धनात्मक आवेश है। तो इस पर जो बल लगेगा दोस्तों, वह बल कैसे लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, तो ऐसे लगेगा। इस 4 गुलाम के कारण 2 गुलाम पर जो बल लगेगा, 2 गुलाम यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फिगर बनाना है इसलिए मैं इसको थोड़ा साइड कर दिया हूं। तो इस पर जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तो इधर कौन सा बल लग रहा है, ये हो गया आपका F1। ये कौन सा लग रहा है आपका बल, ठीक है, ये आपका बल लग रहा है F2। तो ये क्या हो गया, परिणामी हो गया। ये क्या हो गया आपका, परिणामी हो गया। अब इस F1 बल का 2 घटक, एक लाइन ऐसे हम खींच दिया हमने, इस F1 का 2 घटक कौन कौन सा, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। इस F2 का भी 2 घटक, ये वाला क्षैतिज घटक और ये वाला ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये जो ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की तरफ, ये उसका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की तरफ, तो ये दोनों क्या हो गए, ये कैंसिल कर दिए अपने आप को। अब इसका भी क्षैतिज घटक ये वाला और इसका भी क्षैतिज घटक ये वाला, तो 2 हमको मिल गए क्षैतिज घटक। अब दोनों की जो दिशा है एक ही तरफ हो गए। अब कहीं ना कहीं बात क्या है, सदिश राशि होता है क्या, बल। तो नियम पता है आपको कि अगर मान लीजिए 2 एक ही दिशा में है तो आप जोड़ देंगे, अगर विपरीत दिशा में है तो आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसकी जानकारी है आपको अच्छे से। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग देखिए बननी चाहिए। मैंने क्या किया समझिएगा, इसके कारण जो बल लगा हमारा यह लगा, तो इसके 2 घटक। कभी भी अगर कोई जैसे अगर कोई क्या बोलते सदिश राशि है, ठीक है, और अगर कोई क्षैतिज से अगर वो कोई कोण बना रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सदिश राशि है, ठीक है, मान लीजिए फोर्स है कोई, और यह क्षैतिज से कितना कोण बना दी, थीटा बना दी, तो इसके 2 घटक हो जाएंगे, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। तो मान लीजिए अगर यह F है तो क्षैतिज वाला हो जाएगा F cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा F sin थीटा। ये सब कॉमन सेंस की बात है, आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद आप हमको बताएंगे कि हाँ आपका क्या आंसर आया। मैंने क्या किया फिर से बोल रहा हूं, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यह दोनों एक ही लाइन में हो गए। मान लेते हैं कि जैसे यह एंगल कितना है, ये एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा है, ये भी एंगल कितना है, मान लीजिए थीटा है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा F2 cos थीटा, और क्या हो जाएगा F1 cos थीटा, क्योंकि क्षैतिज है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, परिणामी बल आ जाएगा। अब आपको F1 पता हो जाएगा यहां से, F2 पता हो जाएगा यहां से। अब अगर आपको cos थीटा की अगर वैल्यू मिल जाए तो आपको परिणामी बल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे यहां तक लगता है। अब थीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी आपको, अब एक कॉमन सेंस की बात है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब वो आप बताएंगे कि कैसे होगी, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब वो आप बताएंगे कि थीटा आपको पता कैसे चलेगा।
आप इसको हमको बताएंगे किसमें, कमेंट में। नहीं आएगा तो इसको हम अच्छे से करवाएंगे। फिलहाल हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। तो आज काफी चीजें डिस्कस हो गई हैं। अब हम लोग आज का क्लास समापन करते हैं। नए क्लास में नई चीजों के साथ मिलेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, डीपनेस के साथ मिलेंगे। क्वेश्चन के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई क्वेश्चन देता हूँ करिए, करके कमेंट में भेजिए। नहीं आता है पूछिए, अधिकार से पूछिए, आपका अधिकार है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, आगे हम लोग मिलते रहते हैं दोस्तों, ठीक है।